वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं थ्योरी ऑन जेंडर एंड एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लिंग तथा शिक्षा पर आधारित सिद्धांत। ठीक है, लिंग तथा शिक्षा पर सिद्धांत। ठीक है, कितने लिंग तथा शिक्षा पर निम्नलिखित सिद्धांत है। ठीक है, लिंग तथा शिक्षा पर आधारित हम लोगों के मुख्य रूप से 4 सिद्धांत है, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी। दूसरा है हमारा लिंग स्कीमा सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। चौथा है हमारा संघर्ष सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनका थोड़ा परिचय देखेंगे। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, परिचय हेडिंग डाल सकते हैं। लिंग तथा शिक्षा पर अनेक सिद्धांतों के प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, लिंग तथा शिक्षा पर आधारित अनेक प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, लिंग तथा शिक्षा पर महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित है। ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से सिद्धांत 4 सिद्धांत है, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सिद्धांत है हम लोग का प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। ठीक है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग हेडिंग सुन के ही हम लोग को पता चल रहा है कि प्रतीकात्मक मीन्स प्रतीक के द्वारा हम लोग अंतःक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरों के साथ अंतःक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, वो सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत है, ये समाज शास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? तो हर्बर्ट ब्लूमर ने किया था। कब किया था? तो 1937 ईस्वी में। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत समाज को प्रतीकों के अनुरूप जोड़कर देखता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत क्या है? तो ये जो है ये समाज को प्रतीकों के रूप में जोड़ता है। ठीक है, प्रतीक के रूप में जोड़ता है, समाज को प्रतीकों के अनुरूप ही जोड़ता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत के उद्देश्य क्या है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत का उद्देश्य मानव अंतःक्रिया में प्रतीकों की महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण करके मानव व्यवहार को समझाना है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है मानव अंतःक्रिया में प्रतीकों की महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण करके मानव व्यवहार को समझाना है। ठीक है, मानव का सिंपली कहा जाए तो मानव के जो भी व्यवहार होते हैं, ठीक है, तो वो मनुष्य क्या करता है? एक मानव दूसरे मानव से अंतःक्रिया करके अंतःक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का क्या करते? यूज करते, इस्तेमाल करते। वही है हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम देखेंगे तो अंतःक्रिया सिद्धांत जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतीकों का निर्माण करते। जब अंतःक्रिया करते, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब अंतःक्रिया करते तो क्या होता है? हम लोगों के बीच जब अंतःक्रिया होता है, बातचीत होता है, तो प्रतीकों का निर्माण होता है। ठीक है, उससे तो ऐसा डायग्राम कर लीजिएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या है? मुख्य बिंदु चलिए देखते हैं। तो जब हम आसपास की दुनिया से बातचीत करते हैं तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया यह बताता है कि हम अर्थ निर्माण में कैसे संलग्न हैं। ठीक है, जब हम आसपास की दुनिया, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा बातचीत करते हैं तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया यह बताता है कि हम किस प्रकार से अर्थ निर्माण करते हैं। ठीक है, हम जब भी बात करते हैं तो कोई भी अर्थ निर्माण होता है हमारे बातचीत द्वारा। कोई भी अर्थ, बिना अर्थ का तो बातचीत नहीं हो पाएगा ना। अगर कोई भी वर्ड बोलेंगे, कुछ भी उल्टा फुल्टा बोल देंगे बिना वर्ड का, बिना अर्थ का, तो कोई समझेगा नहीं ना। तो हम लोग जो भी अंतःक्रिया करते, जो भी बातचीत करते, उससे क्या होता है? एक अर्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो अर्थ के निर्माण में जो प्रतीकात्मक होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, अर्थ निर्माण में जो भी हम लोग प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। प्रतीकों के द्वारा हम लोग अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, सेकंड बिंदु है हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों के अनुसार हमारी सामाजिक अंतःक्रिया उन धारणाओं से आकार लेती है जो हम दूसरों के बारे में बताते हैं। बोला जा रहा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों ने कहा है कि हमारे सामाजिक अंतःक्रिया, जब हम लोग अपने समाज में अंतःक्रिया करते हैं तो उन धारणाओं के आकार लेती है। जब अंतःक्रिया करते हैं तो वो धारणा आकार लेती है जो हम दूसरों के बारे में बताते हैं। ठीक है,
दूसरा है, नहीं वही है हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत क्या है। ठीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत क्या है, ये हेडिंग डाल देंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या है प्रतीकात्मक? जैसा कि हम बोले कि मानव समाज में सभी संचार भाषा सहित प्रतीकों के माध्यम से होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत कहते हैं। मानव समाज में जब हम लोग अपने बातों को संचार भाषा के साथ जब हम लोग बात करते हैं तो क्या करते हैं, भाषा के द्वारा ही बात करते हैं। तो भाषा के साथ साथ जब हम लोग प्रतीकों का भी यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, भाषा के साथ साथ प्रतीकों के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। लोग प्रतीकों जैसे कि भाषा, हाव भाव और कार्यों के माध्यम से सामाजिक जीवन में कैसे अर्थ बनाते हैं। ठीक है, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने भाषा के द्वारा, अपने कार्यों के माध्यम से भी क्या करते हैं, सामाजिक जीवन में कैसे अर्थ बनाते हैं, वही है हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे कि किसी वार्तालाप में इस्तेमाल किए गए इमोजी का अर्थ। ठीक है, कोई भी इमोजी हम लोग देते हैं तो उससे क्या हम लोग को समझ में आ जाता है कि अगला क्या बोल रहा है। ठीक है, दूसरा पर्सन हम लोग को क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो वो प्रतीक का इस्तेमाल किया ना, तो वही होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है इजी तौर पर कि आप लोग समझ सके। लिंग के संदर्भ में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, लिंग के संदर्भ में आप कैसे होता है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, तो सामाजिक संपर्क आमने सामने की प्रक्रिया है। सामाजिक संपर्क हम लोग क्या करते हैं, आमने सामने होके ही करते हैं ना। कोई व्यक्ति हमारे सामने होते हैं, हम उनके सामने होते हैं और क्या करते हैं, हम लोग अपने बातचीत करते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया और पारस्परिक अनुकूलन शामिल है, जिसमें एक दूसरे के बीच क्या होते हैं, क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है। उदाहरण के तौर पर यदि व्यक्ति ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक में जाता है, ठीक है, उदाहरण के रूप में आप देखिए प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का एक उदाहरण देखिए। ठीक है, वो उदाहरण जो ऊपर में आप लोग देखे थे वो इजी बेसिक रूप से उदाहरण था। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है, तो उदाहरण के तौर पर यदि व्यक्ति ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक में जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, वह ऋण अधिकारियों के साथ अंतःक्रिया करता है। ठीक है, यदि वह पुरुष ऋण अधिकारी से मिलता है, ठीक है, जो ऋण लेने जाता है, तो वो अगर वो पुरुष ऋण अधिकारी से मिलता है तो क्या करता है, वह अपने मुद्दों को सूचीबद्ध करने के लिए मर्दानगी तौर पर वो बोलता है। ठीक है, मर्दानगी तौर पर विश्लेषणात्मक विशेषताओं के आधार पर अपील कर सकता है। ठीक है, वो अपना मर्दानगी तौर पर पेश करेगा, जो भी पेश करना रहेगा, जो भी बोलना रहेगा। और यदि महिलाएं ऋण अधिकारी से मिलता है, ठीक है, तो क्या करता है, तो वह अपने इरादों को स्त्रीत्व के साथ जुड़ी देखभाल विशेषताओं में अपील करता है। ठीक है, देखभाल के तौर पर अपील करता है। ठीक है, तो प्रतीकों से जुड़े अर्थ सामाजिक रूप से विनिर्मित होते हैं। तो प्रतीकों से जो भी जुड़े अर्थ होते हैं सामाजिक रूप से वो निर्मित होते हैं, सामाजिक रूप से ही निर्मित होते हैं, सामाजिक रूप से ही निर्मित होते हैं। हम इस अर्थों के आधार पर प्रतीकों पर कार्य करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, लिंग के संदर्भ में यदि समाज किसी पुरुष को मर्दाना मानता है तो वह पुरुष खुद को मर्दाना समझेगा। स्टार्टिंग से ही हमारा समाज कैसा है, पुरुषवादी है, पुरुष और स्त्री, इस प्रकार से हम लोग को विशेषताओं को सिखाया जाता है, हम लोग देख देख के खुद भी सीख जाते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा लिंग स्कीमा सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है लिंग स्कीमा सिद्धांत। तो ये क्या होता है, तो लिंग स्कीमा, जैसे आप लोग को हेडिंग देख के ही समझ में आ गया, लिंग स्कीमा सिद्धांत मीन्स लिंग के आधारित तौर पर ये सिद्धांत है। ठीक है, तो लिंग स्कीमा सिद्धांत को सेंड्रा बेम द्वारा औपचारिक रूप से 1981 में संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में पेश किया गया है। लिंग स्कीमा सिद्धांत किसने किया है, तो सेंड्रा बेम ने किया है। कब किया है, तो 1981 में किया गया है। ठीक है, और क्या किया है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में पेश किया है। ठीक है, इसे ताकि यह समझाया जा सके कि व्यक्ति समाज में कैसे लिंग बन जाते हैं। ठीक है, समाज में कैसे लिंग बन जाते हैं और लिंग संबंधी विशेषताओं को कैसे बनाए रखा जाता है। समाज में किस प्रकार से लिंग आधारित क्या विशेषताएं बनते हैं कि ये विशेषताएं पुरुषों की है, ये विशेषताएं स्त्रियों की है, इस प्रकार से लिंग आधारित विशेषताओं कैसे बनाए रखते हैं। लिंग से जुड़ी जानकारी मुख्य रूप से स्कीमाटा या फिर सूचना के नेटवर्क द्वारा समाज में आत्मसात करने की
अनुभूति दी जाती है। लिंग से जुड़ी जितने भी जानकारियां होती है वो मुख्य रूप से स्कीमाटा या फिर सूचना के नेटवर्क द्वारा समाज में आत्मसात करने की अनुमति दी जाती है। जैसे कि लड़कियां कमजोर है और लड़के क्या है, मजबूत है, ऐसा किनका मानना है, समाज का मानना है। और इसी प्रकार से हम लोग भी समाज के द्वारा हम लोग भी ये सीखते हैं और हम लोग भी अपने जो स्कीमा में है, अपने जो माइंड में है वो सेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यह समझाया जा सके कि व्यक्ति समाज में कैसे लिंग बन जाते हैं और लिंग संबंधी विशेषताओं को कैसे बनाए रखा जाता है। ये समझने के लिए हम लोग क्या किए हैं, लिंग संबंधी स्कीमा तैयार किए, ठीक है। दूसरा बिट है हमारा, लिंग से जुड़ी जानकारी मुख्य रूप से स्कीमाटा या सूचना के नेटवर्क द्वारा समाज में आत्मसात करने की अनुभूति दी जाती है। ये शायद डबल हो गए हैं, ठीक है, तो इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक। सेकंड बिट है, इसमें दावा किया गया है कि बच्चे पुरुष और महिलाएं भूमिकाओं के बारे में उस संस्कृति से सीखते हैं जिसमें वे रहते हैं, ठीक है। कि ऐसा दावा किया गया है या ऐसा आप लोग देखे भी होंगे कि बच्चे पुरुष और महिलाओं के भूमिका के बारे में वो कहाँ से सीखते हैं, वो हमारे समाज से ही सीखते हैं, हमारी संस्कृति से ही सीखते हैं। सिद्धांत के अनुसार बच्चे सामाजिक विकास के शुरुआती चरणों से ही अपने व्यवहार को अपनी संस्कृतियों के लिंग मानदंड के अनुरूप समायोजित करते हैं, ठीक है। जैसा हमारे समाज, जैसा हमारे संस्कृति में होता है वैसा ही क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं और उसी को आत्मसात कर लेते हैं, ठीक है। लिंग के बारे में हमारे विचार मीन्स स्कीमा, ठीक है। स्कीमा मीन्स ही विचार होता है, इसका स्कीमा मतलब ही विचार होता है। उन संस्कृतियों के माध्यम से आकार में लेती है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। हमारे विचार में कैसे आता है कि ये पुरुषों की विशेषता है, ये स्त्रियों की विशेषता है। ऐसा विचार हम लोग के अंदर कहाँ से आता है, हमारे संस्कृति, हमारे समाज से ही आता है, तो वही बोला गया। तीसरा है हमारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये क्या है, तो इसमें क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा, ये सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किनका है, जीन पियाजे का है। तो जीन पियाजे तथा लॉरेंस कॉल्बर्ग के विचारों से जुड़ी है, लॉरेंस कॉल्बर्ग के द्वारा के विचारों से भी ये जुड़ी है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। बोला जा रहा है कि हर व्यक्ति जो होते हैं प्रत्येक व्यक्ति से गुण में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। सभी के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, थोड़े अलग ही होते हैं, सबके तो सेम नहीं होते ना। कॉल्बर्ग ने इस विकास को बच्चों के लैंगिक पहचान की भावना की वृद्धि के साथ जोड़ा है। कॉल्बर्ग इस सिद्धांत को किसके साथ जोड़ा है, लैंगिक पहचान की भावनाओं में वृद्धि के साथ जोड़ा है। कॉल्बर्ग के विचारों में कैसा लगता है कि लड़कों को लगता है कि मैं एक लड़का हूँ, इसलिए मैं लड़के की चीजें करना चाहता हूँ, इसलिए लड़के की चीजें को करने का अवसर पुरस्कृत है, ठीक है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कॉल्बर्ग। शुरू में बालक को अपने बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। शुरू में कोई भी बालक को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, धीरे धीरे उनका जो ज्ञान होता है वो बढ़ते जाता है, उन्हें लिंग पहचान हो जाता है। वो कैसे होता है, तो हमारे समाज और हमारे संस्कृतियों द्वारा वो सीखते हैं कि ये पुरुषों की विशेषता है, ये स्त्रियों की विशेषता है। ऐसा किसने दिया है, ऐसा किसके द्वारा सीखते हैं और किसके द्वारा बनाया गया है, वो हमारे संस्कृति, हमारे समाज के द्वारा ही बनाया गया है। धीरे धीरे वह स्वयं और दूसरों में अंतर करना सीख जाते हैं। अतः 2 वर्ष की आयु तक बालक यौन पहचानना तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। 2 वर्ष के बालक भी समझ जाते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये खिलौने लड़कियों के हैं, ये खिलौने लड़के के हैं, ठीक है। धीरे धीरे वे यौन स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं, वो यौन स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं, धीरे धीरे उनका विकास होता है। चौथा है हमारा संघर्ष सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या दिया है, तो संघर्ष सिद्धांत बताता है कि पुरुष प्रमुख लिंग के रूप में समाज में शक्ति तथा विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए महिलाओं को अधीनस्थ करते हैं, ठीक है। संघर्ष सिद्धांत में क्या बताया गया है कि पुरुष जो है प्रमुख लिंग के रूप में समाज में शक्ति विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए महिलाओं को अधीनस्थ करते हैं।
क्या करते हैं, महिलाओं को अधीनस्थ करते हैं। पुरुष क्या समझते हैं, अपने आप को शक्तिमान, ठीक है, अधिक शक्ति वाले व्यक्ति समझते हो, और महिलाओं को क्या करते हैं, दबा के रखते हैं। संघर्ष सिद्धांत के अनुसार बोला गया है कि समाज में सामाजिक समूहों जैसे महिलाओं बनाम पुरुषों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष है। संघर्ष सिद्धांत का सिंपली अर्थ बताया जाए तो संघर्ष सिद्धांत क्या है। संघर्ष सिद्धांत के अनुसार बोला जाए कि समाज में जो भी स्त्री और पुरुष को लेकर जो भी संघर्ष होते हैं, स्त्री पुरुष के अधिकार को लेकर हो, या उनके प्रभुत्व को लेकर हो, या फिर उनके हक के ऊपर हो, ठीक है, तो इसके बीच जो संघर्ष होते हैं, ठीक है, वही है हम लोगों के संघर्ष सिद्धांत। अधिकांश संस्कृतियों में पुरुष ने ऐतिहासिक रूप से दुनिया के अधिकांश संसाधनों को अपने पास रखा है। बोला जा रहा है कि ऐतिहासिक रूप से मतलब प्राचीन काल से ही देखा जाएगा तो पुरुष क्या किए, अधिकांश अधिकारों को क्या किया, अधिकांश संसाधनों को क्या किया, अपने हाथों में लिया, अपने कब्जे में रखे हैं, जिससे क्या करते हैं, महिलाओं को वंचित रखते हैं, ठीक है। अपेक्षाकृत पश्चिम संस्कृतियों में महिलाएं वोट नहीं दे सकती, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि पश्चिम संस्कृति में जो है महिलाएं वोट अभी भी नहीं दे सकती है, तथा संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं था। यहाँ हमारा क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।